नमस्कार, आप देख रहे हैं सस्य आंवला न्यूज चैनल। देश में की जो मुद्रा है वो लगातार गिर रही है, कमजोर हो रहा है। देश के जो वर्तमान शासक हैं माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो ये कहा करते थे कि उसी देश का मुद्रा कमजोर होता है डॉलर की अपेक्षा जिस देश के शासक कमजोर गिरे होते हैं। तो आज अगर रुपया गिर रहा है तो देश के शासक कैसे हैं, इस पर कोई टीका टिप्पणी करना मुनासिब नहीं है। ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल जी, जो कांग्रेस के नेता हैं, साथ ही पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता भी हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है राम जी। सर, भारत का रुपया लगातार गिरता जा रहा है, डॉलर की अपेक्षा कमजोर हो रहा है। आज 92 रुपया $1 का कीमत हो गया और देश के हम जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि आप 2 रुपया खर्च कीजिए और उसे 1 रुपया समझिए तो आपको यह दिखेगा कि डॉलर 45-46 रुपये है। इस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, जिसका अभी सत्ता है 14 से लेकर अभी तक जी, 11-12 साल हो गया केंद्र में और 20-22 साल हो गया यहाँ, 21 साल के लगभग। तो अंधभक्तों का एक जमघट यहाँ तैयार है जी। अगर जमघट तैयार नहीं होता तो कोरोना भगाने के लिए ताली और थाली नहीं बजता। आप अंधभक्त कहते हैं और आपके समर्थकों को वो लोग चमचा कहते हैं। नहीं, ठीक है, वो कहने का मतलब वो कहें, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। जो सच्चाई पर है, किसी के गाली देने से उसको असर नहीं पड़ता है। तुम गाली दे रहे हो, गाली का लिस्ट बना के 1000 को गाली दो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन अपने गिरबान में झांकने की क्षमता तुम में नहीं है, एनडीए के नेताओं में नहीं है। आज रुपया का जो हालात है, अगर 2 रुपया को हम 1 रुपया मान के चले तो 45 पर आ जाएगा। मोदी है तो मुमकिन है, जब मोदी है तो मुमकिन है में ताली थाली बच सकती है कोरोना को भगाने के लिए, तो रुपया के बारे में भी सोचा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है देश के संदर्भ में। मोदी जी ने सत्ता में आने के तुरंत बाद कहा था, शपथ लेने के तुरंत बाद, कि मुझे वह सारा काम करना है जो 70 वर्षों में कांग्रेस ने नहीं किया है। जी, वो तो कर रहे हैं सर। तो 14 से लेकर अभी तक उनके सारे कार्यों को आप देख लीजिए कि वही कर रहे हैं जो 70 वर्षों में कांग्रेस ने नहीं किया है। कांग्रेस ने 70 वर्षों में निर्माण का काम किया है और पूछते हैं कि कांग्रेस 70 वर्षों में क्या किया है। अगर वो किया नहीं होता तो आप बेचते नहीं। जो आप बेचे हैं कोनो आरएसएस के पूर्वजों का किया हुआ नहीं है, अंग्रेजों का किया हुआ नहीं है। आरएसएस कौन है सर? आरएसएस एक विश्वविद्यालय है। अच्छा। जहां झूठ की पढ़ाई होती है। सुनते हैं कि आरएसएस पंजीकृत नहीं है। एकदम पंजीकृत नहीं है और सबसे बड़ा विडंबना है कि पंजीकृत नहीं है। अभी उसका पूरे 14 महीने सत्ता में आने के बाद केंद्र में, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 14 में ये लोग सत्ता में आया किस नैरेटिव पर? कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा के, और कोई भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ। उस गैंग में जितने कॉर्पोरेट आज लाभान्वित हो रहे हैं वो सारे लोग थे, और अन्ना हजारे टाइप के लोग भी थे, और रामदेव जैसा संत भी थे। उन लोग कहाँ कहाँ है आज देख लीजिए, और किस स्थिति में है ये भी देख लीजिए। तो जो झूठा आरोप लगा के ये लोग सत्ता में आया, और आज मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि तो फकीर है चल जाएंगे, कहते हैं कि ना हम खाने देंगे, ना खाएंगे, ना खाने देंगे। तो एक बात का केवल वो जांच का आदेश दे दें ईडी और सीबीआई को कि जिस भाजपा की उत्पत्ति का आज 45 वर्ष हो गया और 14 के पहले इस देश के विभिन्न जिलाओं में गिने चुने एक आध को कार्यालय था। जिला की बात छोड़ दीजिए, प्रदेशों में भी इन्हें गुने प्रदेशों में ही बीजेपी का कार्यालय था। और आज पूरे देश के 800 जिला में
5 स्टार होटल स्टाइल में कार्यालय उनका बन गया है, बीजेपी का। जी। दूसरा, जो आरएसएस कहता है कि हम समाज सेवी संस्था हैं, समाज के नव निर्माण में मेरी भूमिका है, उसी लिए हम काम करते हैं, तो फिर बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए मीटिंग और कोऑर्डिनेशन कमेटी क्यों बनती है? तो जब यहां अपने अस्तित्व के बारे में ही आरएसएस झूठ बोलता है तो झूठ का कारखाना है। और ईमानदार कहता है तो वो जरा बता दे कि उसका भी कार्यालय इस देश में 14 के पहले बहुत कम जगह था, और आज उसका पूरे देश में 300 कार्यालय जो है 5 स्टार 3 स्टार होटल के रूप में बना है। और रही देश की राजधानी की बात, तो दिल्ली में उसका झंडेवाला के पास कार्यालय है आरएसएस का, वह देखिए 7 स्टार होटल है, और उस होटल में पार्किंग की व्यवस्था हो, क्योंकि मोदी जी जैसे वीवीआईपी को भी वहां जाना होता है, प्रधानमंत्री को, क्योंकि सब लोग वहीं से गाइड होते हैं, आला कमान आरएसएस है, तो उनके पार्किंग के लिए इस देश के सबसे प्रसिद्ध और हजारों वर्ष पुराना मंदिर हनुमान जी का जो था उसको ढाह दिया गया, किरान से खींचा गया उनके मूर्ति को। इससे बढ़ के विडंबना क्या हो सकती है कि सनातन धर्म की बात करने वाले लोग, हिंदू धर्म की बात करने वाले लोग, और उन लोगों के नजरों के सामने हनुमान जी जो इस कलयुग के, हम सनातनी इसलिए कलयुग ही मानते हैं, कलयुग के साक्षात देव जिसको माना जाता है, हनुमान जी को, और संकट मोचन के रूप में माना जाता है, उस संकट मोचन को भी संकट में ला दिया गया, उनके मंदिर को तोड़ दिया गया। यह हिंदू धर्म नहीं कहता है, यह सनातन नहीं कहता है। और मैंने अंधभक्त कहा तो आपने एक बात कहा, फिर भी सपोर्ट करने वाले लोग हैं तो उनको अंधभक्त ही न कहेंगे ना, जब सनातनी चरित्र उनका नहीं है। इसके बाद भी वह सनातन धर्म के लिए ताली बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, और हनुमान जी का मूर्ति तोड़ा जा रहा है। किसके लिए भाई? तो पार्किंग के लिए, आरएसएस के पार्किंग के लिए। कितना दुखद बात है यह, हिंदू धर्म के लिए दुखद बात है, राम के लिए दुखद बात है। जिस राम को बेच के ये लोग व्यापारी बने हुए हैं और उनके नाम पर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और राम को साध रहे हैं, सत्ता में रह रहे हैं। राम भी अगर रहते तो आज के समय में इन लोगों को कहीं जगह नहीं देते अपने नजरों में। अब रही बात देश के पैसा के बारे में, आपने कहा हम डाइवर्ट हो गए थे, तो जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, यहां मनी का फ्लो नहीं होगा, विदेशों में आपका निर्यात नहीं होगा, तो आपका जो करेंसी है वह गिरेगा। और नरेंद्र मोदी को तो जवाब देना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को, इस आवाम को, कि मनमोहन सिंह जी के समय जो कहते थे 57-58 रुपया, 54 रुपया, वही मैक्सिमम 57-58 मान के 54-55 रुपया था, तो कहते थे कि जिस देश का रुपया गिरे, कमजोर हो, उस देश का प्रधानमंत्री कमजोर होता है। तो मैं आपके माध्यम से इन अनुभक्तों से जानना चाहता हूं कि आज अगर 92 रुपया में $1 है तो उस देश का प्रधानमंत्री कितना गिरा हुआ है, ये कौन तय करेगा? देश की जनता तय करेगी, आवाम तय करेगा। इसके बाद भी आप उसको सत्ता दे रहे हैं। तो इस बार का जो सत्ता उसका है, जनता ने संकेत दिया कि 400 पार का नारा लगाने वाले को 240 पर समेट दिया, और यह बेबाकी के साथ, जिसके चमचा होने के बाद ये लोग कांग्रेसियों को कहते हैं, कार्यकर्ता को, राहुल जी ने इस सारी बातें बेबाकी से पहले ही कहा था। जनता ने सुना और 400 के नारा को, पार के नारा को ध्वस्त कर दिया, 240 पर लाके संकेत दे दिया कि तुम सुधर जाओ। लेकिन बिहार में तो बहुमत, बता रहे हैं, जब देखे कि जनता हमको संकेत दे रहा है तो ये चुनाव आयोग के साथ टाई अप करके वोट चोरी किए। नहीं सर अभी एक मिनट सर, अभी आरटीआई में सूचना के अधिकार के तहत एक समाज सेविका महिला जो है वो
RTI लगाई चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग को उन्होंने लिखा कि आपने जो SIR का आदेश निर्गत किया है उस लेटर का हमें फोटो कॉपी भेजा जाए। उस पर चुनाव आयोग ने इनको जवाब दिया है कि SIR का आदेश चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं उन्होंने दिया ही नहीं है, यानी SIR जो हो रहा है वह चुनाव आयोग के आदेश के बगैर हो रहा है। तो सर ये तो बहुत बड़ी बात गड़बड़ी है सर। यही बात तो श्याम जी हम कह रहे हैं। हाँ चुनाव आयोग की नियुक्ति ही संदेहास्पद है जी। आपके चैनल में अगर किसी आदमी का आप नियुक्ति करते हैं और चैनल के पैरामीटर को अगर आप नहीं स्वीकार करते हैं, अपने हिसाब से नियुक्ति करते हैं, वो आदमी आपके लिए काम करेगा, जी जी। उस सिस्टम के लिए प्रतिबद्धित नहीं है। तो सिस्टम तो सुप्रीम कोर्ट ने यह दिया कि जो कमेटी बनेगी उसमें CJI रहेगा। इस देश को CJI तो पहले से भी हुआ करते थे। बिल्कुल नरसिंहा राव जी के समय चुनाव आयोग को लोग कब से जानता है, जब TN सेशन का नियुक्ति हुआ। TN सेशन की नियुक्ति किसके शासनकाल में हुई? कांग्रेस के शासनकाल में हुई। और उस समय CJI एक मेंबर थे नियुक्ति करने में, तो कांग्रेस को तो कहीं कोई आपत्ति नहीं हुई। और एक विपक्षी क्योंकि कांग्रेस ने संवैधानिक संस्थाओं को बनाने का काम किया है, तो संरक्षण का भी दायित्व अपना समझता था। ये तो मनमोहन सिंह के टाइम में सर न्यायालय ने भी कहा कि ED और CBI तोता हो गया है। हम तो मान गए कि तोता हो गया है, लेकिन आज तोता नहीं है तो बतावे ना कि वो क्या कर रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट आज भी कह रहा है कई एक बार, अभी आप देखे होंगे नेशनल हेराल्ड के मामले में जी। उनके आरोप पत्र को ही मानने के लिए कोर्ट तैयार नहीं हुआ जी। और जिस नेशनल हेराल्ड के मामले में विगत 12-13 वर्षों से कांग्रेस नेत्री, इस अवस्था में भी सोनिया जी को आपने बुलाकर 10 घंटा बैठाया और उनसे पूछताछ किया। 55 घंटा आपने राहुल जी से 56 घंटा पूछताछ किया। इसके बाद कोर्ट ने आपके द्वारा किए गए सारे कार्रवाई को अवैध, इलीगल साबित कर दिया कि जब FIR नहीं तो कार्रवाई कैसा। और दूसरी तरफ जब वो जान गए कि कोर्ट यह काम कर सकता है तो उन्होंने एक फिर दिल्ली पुलिस के तहत एक FIR किया। तो लोग नहीं देख रहा है, न्यायालय भी देख रहा है। कोर्ट में एक किसी कोर्ट का मैंने ऑर्डर देखा था जो मनुस्मृति का जिक्र करते हुए कोर्ट का ऑर्डर दिया था, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ओवर में। अभी विभिन्न हाई कोर्टों में RSS के बैकग्राउंड वाले लोग जो उनके प्रवक्ता थे वे लोग बने हुए हैं अभी जज हाई कोर्ट के। अच्छा। पहला तो काम कर रहा है कि जितना इंस्टीट्यूशन है UGC का देख लीजिए क्या है, जो अध्यक्ष बन रहे हैं, मेम्बरान बन रहे हैं। योजना आयोग को नीति आयोग आपने बंद कर दिया, उससे क्या हो गया। अभी तो सबसे बड़ी बात है कि जिस महात्मा गांधी जी और नेहरू जी के नाम पर इस देश को जाना जाता है और महात्मा गांधी के नाम पर जो मनरेगा था, इसको आपने केवल राम को बेचने के लिए जी राम जी, नहीं वो राम तो नहीं है सर ना, वो तो शॉर्ट में राम आप न कह रहे हैं। हाँ। उस शॉर्ट को ही बेचना है ना भाई। हाँ, जी जी। वो है मार्केट में यह कह रहे हैं अब कि राम के नाम, आप देखे होंगे डिबेट में पार्लियामेंट में आया है कि कांग्रेसियों के राम के नाम पर क्या आपत्ति है भाई। राम तो राम नहीं है ना। ओहो, ये तो आप कह रहे हैं, अंधभक्त नहीं कहेंगे ना। अंधभक्त कहेंगे कि कांग्रेस के लोग राम पर क्या कर रहे हैं विरोध। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राम के नाम पर जो कांग्रेस ने राइट फॉर फूड का जो नियम बनाया था उनके अधिकार को छीनने का काम हो रहा है। आप मनरेगा में देखे होंगे कि गांव के सबसे कमजोर लोग, नहीं सर, मनरेगा में तो हमने ये देखा है कि जो घरेलू महिलाएं हैं जो एक दिन भी फावरे नहीं पकड़े, एक दिन वो कहते हैं खंती नहीं पकड़ी, वो लोग को मेंबर ये लेबर में नाम रखा हुआ है और वो पैसे जब उनके अकाउंट में आते हैं तो वो पैसे उस पंचायत के या उस गांव के जो मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, वो ले रहे हैं। देखिए, जब काम होता है तो वहां गड़बड़ी होती है। गड़बड़ी को देखना आपका भी काम है। आप केवल संविधान में अधिकार का बात नहीं है, कर्तव्य का भी बात है। एज ए सिटीजन हमारा और आपका भी ड्यूटी बनता है कि हम अपने कामों को देखें, अपने कर्तव्य को भी समझें अधिकार के साथ साथ। तो
स्वर्गीय राजीव जी ने पंचायत के कंसेप्ट को लाया, जो गांधी जी का कंसेप्ट था, और उस कंसेप्ट में था कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास की योजनाएं जाए और वो खुद खर्चा करे। तो आपके गांव की अगर कोई योजना है और वहां काम करने के लिए आपने मुखिया को बनाया है और सरकार डायरेक्ट वहां पैसा भेज दे रही है, तो आपका भी देखना काम है कि देखिए कहां गड़बड़ी हो रही है। तो आपने उसके लिए कहीं पहल किया? नहीं किया। इस देश में जितना पॉपुलेशन है, हर एक व्यक्ति के पास तो एक सिक्योरिटी नहीं है। हर गांव में तो सीबीआई नहीं बैठा हुआ है। उस गांव का व्यक्ति ही, क्योंकि रोड बनना है आपके लिए, स्कूल बनना है आपके लिए, नाली बनना है आपके लिए, तो जो चीज आपके लिए बनना है वह मजबूत बने, यह देखना आपका भी ड्यूटी बनता है। आप अपना घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो कहते हैं कि इतना मोटा रड डाला जाए ताकि नींव मजबूत हो। नींव मजबूत होगा तो मकान मजबूत होगा। गांव का नींव आपका सड़क है, रोड है, नाला है, यह देखना भी आपका काम है, तभी आपका मजबूत घर रोशनीदार हो पाएगा। तो अपने दायित्वों को भी समझिए, कर्तव्यों को भी समझिए। अधिकार देने के लिए तो बहुत सारी सिस्टम बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, और संवैधानिक अधिकार आपको है वो मिलता है। कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, आरटीआई दिया। 10 रुपया में आप किसी के बारे में जन्म कुंडली निकाल लीजिए। आरटीआई के 14 में आने के बाद उन्होंने क्या किया? कमजोर किया। तो आखिर आपको ईमानदारी से भय क्यों है? कांग्रेस बहुत बेईमान थी, तो इस देश की जनता को 10 रुपया में सबके बारे में जानकारी लेने का एक बहुत बड़ा हथियार दिया, और आप बहुत बड़ा ईमानदार हैं, तो उस हथियार को आपने कुंद कर दिया। तो कांग्रेस के बेईमानी और आपकी ईमानदारी में यही अंतर है, और इसको देखने का काम आम आवाम का है, जनता का है, जो जनता अंधभक्त बनी हुई है और धर्मांध होकर यह बात नहीं देख रही है, तो देश के लिए नुकसान हो रहा है, और आने वाले देश को इसका नुकसान का खामियाजा भुगतना होगा। सर, जनता तो निरीह है। जनता एक दिन के लोकतंत्र के भगवान हैं। मत दे देते हैं, उसके बाद क्या कहना। मत, यहाँ की जो जनता है वो तो अपने पेट भरने के लिए बिहार से पलायन कर रहे हैं। उन्हें तो पेट भरने के लिए अपने बेआबरू होना पड़ रहा है। वो आंदोलन क्या करेंगे? लेकिन यहाँ विपक्ष के जो नेता हैं या पार्टियां हैं, वह भी तो आम जनता, आम आवाम के लिए, उसके हित के लिए, आंदोलन के लिए सड़कों पर नहीं उतरते। इस पर क्या कहेंगे? खास करके कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल भारत के लेवल पर। श्याम जी, पहला तो आपकी एक बात से हम इनकार करते हैं, उससे एग्री नहीं कर रहे हैं कि जनता कमजोर है। अच्छा, डेमोक्रेसी में जनता कुम्हार है। एक दिन के लिए कुम्हार है, एक दिन के लिए नहीं, मैंने एक दिन का नहीं कहा। हाँ। कुम्हार शब्द यूज कोई नहीं किया मैंने। हाँ। कुम्हार बर्तन बनाने का काम एक ही दिन नहीं करता है। अच्छा। कुम्हार मिट्टी के बर्तन को जो शेप देना चाहता है उस रूप में शेप दे देता है। इस डेमोक्रेसी का कुम्हार आम जनता है, वोटर है। इस डेमोक्रेसी का जो स्वरूप देना चाहता है वो दे देता है। आप देखे होंगे सर, एक सेकंड सर, भारतीय डेमोक्रेसी जनता को कहाँ पता है सर? जनता पता है नहीं सर। अगर पता होता तो 1100 रुपया वृद्धा पेंशन के नाम पर, 10,000 महिला रोजगार के नाम पर मिले, और उससे ये आज जो इतने खर्चीले चुनाव हो गए, उसका वजह क्या है सर? वही जनता का लोकतंत्र का जानकारी नहीं होना। नहीं, जानकारी के अलावा ना आपकी इस बात से, चूंकि हम 2 बार चुनाव लड़े हुए हैं, हमको अनुभव ना चुनाव मैं भी लड़ा हूं सर। उसका मुझे अनुभव, चुनाव मैं भी लड़ा हूं। लोग आप केवल चैनल का काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव मैं भी लड़ा हूं। तो अगर आप लड़े हैं तो आपको अनुभव होगा। जी जी, अनुभव है, इसलिए तो बोल रहा हूं। अनुभव होगा जी। पहले हम देखे हैं कि आम जनता, आम वोटर अपने जनप्रतिनिधि का पहुंचा पकड़ के कहती थी कि चलिए नेताजी यही काम करना है, और नेताजी मजबूर होते थे कि रिक्शा पर चढ़ के भी जाते थे, उनका काम करते थे। आज हमको एक वोटर का नाम बता दीजिए जो अपने यहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक हो चाहे एमपी हो, हाथ पकड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, आंख मिला के अपने काम के लिए वो बात कर सके। है तुम्हारा ये आत्मबल क्यों कमजोर हुआ? आत्मचिंतन की जरूरत है। इसलिए इस देश के आवाम को आत्मचिंतन की जरूरत है, इस देश के बुद्धिजीवियों को चिंतन की जरूरत है,
तब जाके देश अपने खोई हुई परंपरा को वापस ला सकता है। और ये धर्मांध लोग जो हैं, जो धर्म का जहर पिलाकर इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, ये तो हमेशा देश को गुलाम रखने की सिफारिश करते रहे हैं। आरएसएस का ये लोग जो लोग हैं, उस समय हिंदू महासभा था, अंग्रेज के दलाली करते थे और आज भी वही दलाली कर रहे हैं। इस पूरे देश में आर्थिक विषमता इस स्थिति में लाना ये लोग चाहते हैं ताकि देश के 140 करोड़ के लोग जमीन पर है और उनके 5-10 पूंजीपति इस देश के 75% के या 80% संसाधनों पर उनका कब्जा हो। यह इस देश की जनता जब तक नहीं समझेगी तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। आपने एक बात कहा जी, कांग्रेस ने हारते हुए भी हार का परवाह किए बिना इन सारे बिंदुओं पर लोगों को जागृत करने का काम किया है। आपको अगर याद नहीं हो, जिस राहुल जी को पप्पू साबित करने के लिए भाजपा ने सत्ता में आने के बाद खरबों रुपया खर्चा किया, वहीं राहुल जी ने कोरोना के पहले कहा था कि ट्रंप के स्वागत की जरूरत इस देश को नहीं है। केरल में एक केस आ चुका है कोरोना का चाइना से, इसलिए देश को सजग होने की जरूरत है। घटना घटी जी। राहुल जी ने कहा था कि जीएसटी का जो पैटर्न है वो आम व्यवसायियों के लिए, आम लोगों के हित में नहीं है, इसलिए 2 स्लैब में करके ही उसको आप कीजिए। यह सरकार नहीं मानी और आज आके 2 स्लैब में की, लेकिन उसमें भी जनता के साथ धोखा हुआ। किताब और स्टेशनरी को जीएसटी फ्री कर दिया और एक पेज पर 18% जीएसटी है, सादा कागज पर। तो उस कागज से ही किताब बनता है, स्टेशनरी बनता है। किसको मूर्ख बना रहे हो? इसके बाद आवाम मूर्ख बन रही है। ये पता है जनता को, पता है नहीं, विपक्ष भी तो नहीं बता रही। आजकल तो सोशल मीडिया, एक सोशल है ना, सोशल मीडिया माने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का खानदानी रिकॉर्ड पढ़ने का तुमको है, लेकिन पेपर पर 18% जीएसटी है और स्टेशनरी पर 0% जीएसटी कहा गया है। तो ये मूर्ख बनाना है, इसको पढ़ने का तुमको टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है श्याम जी, देश की जनता सब समझती है। अच्छा, फिर भी उसके साथ, लेकिन फिर भी साथ है धर्मांधता में। अच्छा, जब शासक कमजोर होता है और देश के लिए कुछ नहीं किया रहता है, तो इस जो धर्म का जो जहर है वह लोगों में उघेलता है और उघेले हुए है। यह जहर समाप्त होगा, लेकिन तब तक देश बहुत बर्बाद हो गया होगा। इसलिए आपके जैसे प्रहरी को, चूंकि चौथा स्तंभ मीडिया के लोग हैं, आज जो गोदी मीडिया के लोग हैं वो ये काम नहीं करेंगे। यह काम आप ही कर सकते हैं। अगर आपके 50,000 फॉलोअर हैं तो उस बीच में कम से कम ये बातें जा रही है तो वहां से आगे जाएगा। समय लगेगा। जब क्रोनिक डिजीज हो जाता है ना, तो क्रोनिक डिजीज के लिए प्रतीक्षा करना पड़ता है। और 14 से इस देश में डेमोक्रेटिक क्रोनिक डिजीज है, जो पाकिस्तान 47 से कह करके भोग रहा है, वही काम इंडिया में 2014 से हो रहा है और हम लगभग पाकिस्तान के उस करीब पहुंच चुके हैं। इसलिए देश को सजग होना पड़ेगा। हमारे और आप जैसे लोगों का ये ड्यूटी बनता है कि एक एक आदमी को हम सजग करें। निश्चित रूप से समय लगेगा, लेकिन समय से कांग्रेस के लोग नहीं घबराते हैं। सजग प्रहरी जो सोसाइटी का है नहीं घबराता है, समाज सेवी नहीं घबराता है। हम लोग हार गए हैं, इसके बाद हम लोग चाहते हैं कि जनता बात को समझे और हमारे नेता माननीय राहुल जी जनता को समझाने का काम कर रहे हैं। आज छोटा व्यवसायी मर रहा है, व्यवसाय समाप्त हो जा रहा है। ये किसका है? ऑनलाइन मार्केटिंग पूंजीपतियों का है। और मर कौन रहा है? महाला में किराना दुकान चलाने वाले की जो स्थिति आज से 15 साल पहले था, आज जाके पूछिए, बहुत हालत खराब है। अगर फीवर हो जाए तो पैरासीटामोल लाने की स्थिति में वो नहीं है। तो यह हालात करके आप देश को क्या देना चाहते हैं? यह जनहित में नहीं है। हमारा संविधान कमर्शियल नहीं है। हमारा संविधान सोशियो इकोनॉमिक के बेस पर बना हुआ है और जब तक हम समाज सेवा का काम नहीं करेंगे तब तक समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। कांग्रेस के जमाना में भी सरकार टैक्स लेती थी, लेकिन अगर 100 रुपया वो कमा रही है टैक्स से
तो 60 रुपया उसका जाता था समाज सेवा में, समाज के नवनिर्माण में, दूसरों को मदद करने में। 20% जाता था एस्टेब्लिशमेंट में और 20 से 30% जाता था डेवलपमेंट में। तो दोनों को समानांतर चलाना होगा। व्यवसायीकरण कीजिएगा तो संविधान बर्बाद होगा, लोकतंत्र बर्बाद होगा, संविधान की रक्षा नहीं होगी और संवैधानिक संस्थाएं टूट जाएगी, चरमरा जाएगी और देश गुलामी की ओर बढ़ जाएगा। अभी आप बिहार के साथ साथ देश की जो वर्तमान मुद्दे हैं उस पर चर्चा सुन रहे थे। नेताजी का कहना है कि जो आम आवाम है उसे जागने की जरूरत है, जानकारी है भी, उसके बाद भी सोने का स्वांग किया जा रहा है। तो सोइए नहीं, जागिए, क्योंकि पुरानी कहावत है, जो सोता है वो खोता है और जो जागता है वही पाता है। तो पाने के लिए जागने की जरूरत है। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद भाई।